बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज हम जी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल कर्व के हवाले से डिस्कशन करेंगे। जी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है और नॉर्मल कर्व क्या है। बेसिकली जब हम सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो हमारे सैंपल का नॉर्मल होना ये बेहतर समझा जाता है। तो सैंपल की अगर कर्व नॉर्मल होगी, सैंपल की अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी तो उसको हम जी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे। इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। तो बेसिकली जब हम इसको कर्व के फॉर्मेट में देखते हैं तो ये कुछ बेल शेप कर्व आपके सामने आएगी। तो ये जो बेल शेप कर्व होती है ना, इसको जी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसको आप नॉर्मल कर्व भी कह सकते हो। अगर आप इसको गौर करो तो आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक बेल की तरह बनी हुई है। इट लुक्स लाइक अ बेल शेप्ड कर्व। अब ये बेल शेप कर्व बताती क्या है? एक तो ये कि आपकी बेल शेप कर्व के दरमियान में सेंटर है। सेंटर को इन्होंने ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बेसिकली जो पॉइंट एस्टिमेशन हो रही होती है ना, वो इसी सेंटर के पॉइंट पर होती है। ये इसी तरह से है जैसे आप मीन कंप्यूट करते हैं तो मीन बेसिकली इज़ एन इंडिकेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि आपके डाटा का सेंटर कहाँ पर आ रहा है। तो पॉइंट एस्टिमेशन के लिए ये पॉइंट इस्तेमाल होता है, जबकि इससे राइट साइड पर आपको पॉजिटिव पॉइंट नज़र आएंगे और इसके लेफ़्ट साइड पर आपको नेगेटिव पॉइंट नज़र आएंगे। बेसिकली जो सेंटर होता है ना, सेंटर उसकी वैल्यू नॉर्मली पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसलिए ये दरमियान से पीक आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे जैसे हम सेंटर की वैल्यू से परे हटते जाते हैं, हमारी जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो लोअर होती जाएंगी। सेंटर वाली वैल्यू आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा नज़र आएगी क्योंकि ये पूरे आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जबकि जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो लोअर होती जाती हैं सेंटर से परे हटने में। लाइक हम +1 की तरफ जाएंगे तो ये मज़ीद कर्व नीचे आएगी, 2 की तरफ जाएंगे तो मज़ीद नीचे आएगी, 3 पर जाएंगे तो ये मज़ीद नीचे आएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह नेगेटिव साइड पे भी जैसे जैसे हम आगे जाते जाएं ये कम होती जाती है। तो बेसिकली इस वजह से ये बेल शेप्ड कर्व बन जाती है और इसी को हम नॉर्मेलिटी भी कहते हैं। अगर आपका डाटा जो है, सैंपल का जो डाटा है, अगर उसकी कर्व बेल शेप्ड बन रही हो तो हम कहते हैं कि जी हमारा जो डाटा है वो नॉर्मल है। और जो नॉर्मल डाटा होता है उस सूरत में आप जो भी एस्टिमेशन करते हैं वो पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रही होती है। लेकिन अगर ये कर्व बेल शेप्ड ना हो, राइट स्क्यूड या लेफ़्ट स्क्यूड हुई हो, यानी एक तरफ इसका झुकाव हो जाए राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, और बेल शेप की शक्ल ना बन रही हो, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि जो आपके सैंपल के रिजल्ट्स हैं वो पॉपुलेशन को एस्टीमेट नहीं कर रहे, वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ऐसी सूरत में बहुत सारी रेमेडीज़ भी हैं, जैसे कि सैंपल साइज़ आप इंक्रीज़ कर दें, आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिज़ाइन करके उसके ज़रिए जो है वो मीन कंप्यूट करें। और आपका जो सैम्पलिंग एरर है वो अगर नहीं आ रहा या ज़ीरो के बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो कंफर्म बात है कि ये आपकी जो कर्व है ये बेल शेप्ड ही बनेगी। तो जी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अब तक आपको जी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल कर्व और इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल चुका होगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में, रिसर्च में, इस पे इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जाता है कि डाटा नॉर्मल हो, और इसका हमारे रिज़ल्ट से क्या ताल्लुक़ होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो इस वक्त आपको बेल शेप कर्व नज़र आ रही है ये 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल शो कर रही है। 100% का मतलब ये है कि यहाँ पे सारे का सारा एरिया आपको अनशेडेड नज़र आ रहा है। ठीक है, अनशेडेड एरिया का मतलब ये है कि यहाँ पे हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि 50% एरिया राइट साइड पे और 50% एरिया लेफ़्ट साइड पे सारे का सारा
100% सर्टेनिटी शो कर रहा है, 100% एक्सेप्टेंस शो कर रहा है। हालांकि रियल लाइफ केसेस में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ केसेस में कुछ ना कुछ आपकी एस्टिमेशन का जो है वो चांस ऑफ रिजेक्शन ज़रूर होता है। तो वो खैर आगे चलकर मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि वो हमें कैसे पता चलता है, हमारा कितना कॉन्फिडेंस लेवल हो तो हम कितना चांस ऑफ रिजेक्शन कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमंस है ना, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। इवन हम कोई चीज़ गैस भी कर रहे हों तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो 100% हमारा गैस ठीक हो या 100% हमारी एस्टिमेशन ठीक हो। सूरज मशरिक से निकलता है, हमेशा मशरिक से ही निकलेगा, इसको कहते हैं 100% सर्टेनिटी। ऐसी सूरत में नॉर्मल कर्व जो है वो 100% अनशेडेड बनेगी, मतलब उसमें कहीं पे भी कोई शेड नज़र नहीं आएगा। ठीक है। इंसान जो है वो किसी न किसी एज में उसकी डेथ लाजमी होती है। कोई भी इंसान जो है वो सारी उम्र ज़िंदा नहीं रह सकता। इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट। ये तरीका इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप जितने भी लोगों पर एविडेंस कर लें, हर बंदे की डेथ होनी है। तो जहाँ पर सर्टेनिटी 100% हो वहाँ पर जो बेल शेप कर्व है वो दोनों साइडों से अनशेडेड होती है, मतलब उसमें पूरा एरिया आपका अनशेडेड होता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी आप जो है वो नॉर्मल डाटा सेट ले लें किसी भी चीज़ के हवाले से, ठीक है, तो उस सूरत में चांस ऑफ रिजेक्शन जो है वो मौजूद होता है। ठीक है। मेडिकल साइंसेस में चांस ऑफ रिजेक्शन कम से कम होना चाहिए। जब वो मेडिसिन बना रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो 99% जिस चीज़ पर कॉन्फिडेंट होते हैं उसी को एक्सेप्ट करते हैं। जबकि हमारी सोशल साइंसेज में जो रूल ऑफ थंब चल रहा है वो 95% का चल रहा है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आगे आता हूँ आपके सामने कॉन्फिडेंस इंटरवल के एक्सेप्टेंस लेवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको हम एरिया ऑफ रिजेक्शन कहते हैं, और तीसरी चीज़ है कि इन दोनों की बेस पे आप जी वैल्यू या स्टैंडर्ड नॉर्मल जो वैल्यू है वो कैसे कंप्यूट करते हैं। सो अगर आपका जो एक्सेप्टेंस रीजन या कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल वो 90% हो तो इसका मतलब ये होता है कि यू आर 10% डेड श्योर दैट योर कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। यानी अगर आप किसी वैल्यू के सही होने या किसी एस्टिमेशन के सही होने के हवाले से अगर आप 90% कॉन्फिडेंट हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 10% जो है आपको इस हवाले से जो है वो चांस नज़र आ रहा है कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो रॉन्ग हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। ठीक है। रिजेक्ट का वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। तो अगर मैं 90% कॉन्फिडेंस लेवल के हवाले से जी वैल्यू कंप्यूट करना चाहूँ तो वो क्या आएगी। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सेल के फॉर्मेट की तरफ जाता हूँ ताकि ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पे एक्सेल की शीट नज़र आ रही है कि अगर मैंने 90% अगर मैं किसी चीज़ के हवाले से कॉन्फिडेंट हूँ और 10% जो है वो मुझे लगता है कि मेरी कैलकुलेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम नॉर्मल कर्व की बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मल कर्व जो होती है, जो बेल शेप्ड कर्व है, उसकी दो साइड्स हैं। ठीक है। राइट साइड और लेफ़्ट साइड। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी कैलकुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं दरमियान से ये डॉटेड लाइन हटा दूं तो फिर ये 100% एरिया कंसिडर होगा, लेकिन क्योंकि दरमियान में डॉटेड लाइन लगाई हुई है तो इसका मतलब ये है कि 50% एरिया इधर है, 50% इधर है। और इसी तरह आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी जाहिर है, अगर आपने 90% रखा हुआ है तो इट्स मीन के 45% आप एक साइड पर अपना कॉन्फिडेंस लेवल लेकर जाएंगे और 45% दूसरी साइड पर। इसी तरह अगर आपको लगता है कि 10% चांसेस हैं आपकी एस्टिमेशन रिजेक्ट होने के, तो इट्स मीन के 5% एक साइड पर होगा और 5% दूसरी साइड पर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो 90% है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और इसको हम एटलीस्ट 4 डिजिट्स पर ले जाएंगे। ये 4 डिजिट आ गया। इसी तरह क्रिटिकल रीजन जो है वो अगर हमने फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल रीजन से मुराद जो रिजेक्शन एरिया है एक्सेप्टेंस के अलावा, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। तो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके 2 से डिवाइड कर दें। जस्ट अ मिनट।
0.10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये अगर आप गौर करें तो 0.4500 ये आपकी एक साइड का कॉन्फिडेंस इंटरवल है और उसी एक साइड पे 5% चांस है रिजेक्शन का। ठीक है, तो अब इसकी बेस पे अगर हमने z वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हमारे पास टेबल होते हैं जी, एरियाज अंडर नॉर्मल कर्व के नाम से। अगर आप लोगों के पास स्टैटिस्टिक्स की बुक्स हैं तो आपकी बुक्स के एंड पे दिए होते हैं, अगर वहाँ पे भी अवेलेबल ना हो तो आप नेट से भी ये टेबल्स डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमने इस वैल्यू को इस टेबल के अंदर सर्च करना है। ये जो वैल्यू आई है एक्सेप्टेंस एरिया की, आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल को 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, इसको हमने टेबल में सर्च करना है। तो अगर टेबल में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें 0.4500 इसको चेक करना है कि ये कहाँ पर आ रहा है। इसको स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो 0.4500, तो 45 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जी? 4500। ये देखिएगा, एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 4495 और एक आ रही है 4505। एग्जैक्ट जो है वो 0.4500 नहीं आ रही। बेसिकली जो आपकी 0.4500 है वो इनके दरमियान यहाँ कहीं पर फॉल करेगी, 0.4500। ठीक है, तो टेबल में ये वैल्यू मौजूद नहीं है। हम क्या करेंगे कि हम लोअर को देखेंगे और अपर को देखेंगे, और लोअर और अपर को देखने के बाद जो वैल्यू इन दोनों में ज़्यादा है, ठीक है, उसको कंसिडर कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैल्यू हमारी 0.4500 से ज़्यादा है, लिहाजा इसको हम फिक्स कर लेंगे। जब आप किसी वैल्यू को फिक्स करते हैं तो उसी रो के स्टार्ट में चले जाएं, जिस रो में आपने वैल्यू को फिक्स किया है उस रो के स्टार्ट में चले जाएं, तो एक वैल्यू आपको लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट कॉलम में मिलेगी। इसी रो में रहते हुए लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट कॉलम में एक वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू है 1.6। इस वैल्यू को आप ले आएँ इधर 1.6। ठीक है, ये हमें रो में से एक वैल्यू मिल गई, आप बेशक इसके ऊपर लिख लें रो। अब हमें उसी वैल्यू के ऊपर जो कॉलम मौजूद है उसमें से भी एक वैल्यू चाहिए। तो ये जिस जगह पर आपने एक वैल्यू लोकेट की है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो 0.4500 हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, तो हमने उससे जो हायर वैल्यू है वो ले ली है। तो ये जिस कॉलम में लोकेट हुई है, अब उस कॉलम के ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, इस कॉलम में रहते हुए जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें टॉप पर एक वैल्यू नज़र आ रही है 0.05। इस वैल्यू को हम ले लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.05। ठीक है जी, उसके बाद रो और कॉलम दोनों को एडअप कर लेंगे तो ये z वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेसिकली दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये 1.65 आ गई है आपके पास जो वैल्यू z की है। तो यहाँ पर हम 1.65 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आप अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फिक्स करते हैं तो 5% आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। अगर इसको भी मैं एक्सप्लेन करूं तो 95% का मतलब है 0.95, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमने वन साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको भी 4 डिजिट पे ले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये 2 से डिवाइड होगा तो क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। सो 0.05, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, अब हमने इस वैल्यू को जाके टेबल में देखना है 0.4750, 0.4750, तो 4750 ये देखें जी, ये आपके सामने एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है।
0.4750। एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए वेल एंड गुड, अगर एग्जैक्ट ना आए तो फिर अपर वैल्यू जो बनती है उसमें हम देखते होते हैं। तो क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है तो सबसे पहले इसकी लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो आपके सामने 1.9 है, तो इसे यहाँ पर हम ले आते हैं 1.9 को 1.9। और कॉलम में इसी वैल्यू के कॉलम में हम चेक कर लेंगे कि कॉलम में क्या है। तो कॉलम में अगर हम जाएं तो 0.06 है आपके पास हेडर के अंदर, तो इसको यहाँ पर ले जाएं 0.06। इन दोनों को ऐड कर दें, जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 1.96। तो इसको हम यहाँ पर जो है लोकेट कर देते हैं 1.96 से। इसी तरह अगर आप 99% का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अडॉप्ट द सेम प्रोसीजर 0.99 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके पहले हम इक्वल का साइन डाल लेते हैं, तो ये इसको भी आप 4 डिजिट्स में कन्वर्ट कर दें। ये 4950 आ गया, और इसी तरह 0.01 जो कि आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको 2 से डिवाइड करें, तो ये आपके पास क्रिटिकल रीजन का एरिया आ गया। तो अब इस वैल्यू को हम लोकेट करते हैं क्रिटिकल रीजन के टेबल में जाकर 4950। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जी 4950 495 495 493 आ गया, 4949 आ रहा है, और 4951 आ रहा है। ठीक है, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एग्जैक्ट वाली वैल्यू नहीं आ रही। एग्जैक्ट वाली वैल्यू इनके दरमियान में जो है वो लाई करेगी यहाँ पर 0.4950, ये वैल्यू इनके दरमियान में आती है। तो क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमने अपर वाली वैल्यू पिक कर लेनी है। इसके लेफ़्ट साइड पे देख लेंगे जी, इसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है। तो इसके लेफ़्ट साइड पे है जी 2.5, इसको हम पिक करके यहाँ पर ले आएंगे 2.5 को, और कॉलम में हम चेक कर लेंगे कि कॉलम में हमारे पास इस वैल्यू के अगेंस्ट क्या मिलता है। तो हम ऊपर चले जाते हैं जी 0.08, इस वैल्यू को यहाँ पर ले आते हैं 0.08। अब इन दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 2.58। इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास 2.58 की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट अ मिनट, 2.58। तो इस तरह से आप जी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इस चीज़ को मज़ीद अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर देता हूँ। ये चीज़ हमने फाइंड आउट की है और ये वैल्यूज़ हमारे सामने आई हैं। ठीक है, कि आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट होते हैं, कितना आपका चांस ऑफ रिजेक्शन होता है, तो किस तरह से आप जी की वैल्यू निकालते हो। अब अगर 90% आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, तो उस सूरत में जो वैल्यू आई जी की 1.65, ठीक है, एक दफ़ा राइट साइड पे आपने लिखना है क्योंकि दोनों साइड्स पर लिखा जाएगा। 2 से डिवाइड करके हमने उसको कैलकुलेट किया है ना, तो राइट साइड पे भी उसको लिख देंगे और लेफ़्ट साइड पे भी। और ये आपको एक क्रिटिकल रीजन नज़र आ रहा है। बेसिकली अगर 90% आप कॉन्फिडेंट हैं तो 10% आप जो है आपको लगता है कि आपकी वैल्यू रिजेक्ट होगी। तो 10% को भी जब 5 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 5% आपका क्रिटिकल रीजन आ जाता है। क्रिटिकल रीजन वो एरिया होता है जहाँ पर आकर आपकी वैल्यू रिजेक्ट हो सकती है। तो इस एरिया के अंदर अगर आपकी सैंपल की वैल्यू जो है वो फॉल कर गई तो जो है वो आपकी जो एस्टिमेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सैंपल की वैल्यू जो है वो इस एरिया में फॉल कर गई तो आपकी जो एस्टिमेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप 95% के ऊपर ग्राफ बनाते हैं, z की वैल्यू आपकी 1.96 आती है, एक दफ़ा पॉजिटिव साइड पर लिख दिया, एक दफ़ा नेगेटिव साइड पर लिख दिया, जबकि ये आपका क्रिटिकल रीजन है
जो कि 95% की सूरत में 2.5% इधर क्रिटिकल रीजन आएगा, 2.5% इधर आ जाएगा, जबकि यहाँ पर आपकी जो है वो 95% का हाफ इस साइड पर आएगा, 95% का हाफ इस साइड पर आएगा। इसी तरह अगर हम कंपैरेटिव मोड में देखें तो ये आपके सामने है जी। अगर आप इन वैल्यूज़ पे गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप 95% कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप 10% जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते। तो उस सूरत में जो है वो आपका क्रिटिकल रीजन ये आएगा 5% इधर और 5% इधर। ठीक है। इसी तरह अगर आप 95% कॉन्फिडेंट हैं, मींस आप इतना एरिया कवर कर जाते हैं, तो फिर 2.5% इस साइड पे आप चांस ऑफ रिजेक्शन को कंसिडर कर लें और 2.5% इधर। और अगर आप 99% किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंस शो करते हैं तो 1% आपका एरिया ऑफ रिजेक्शन है, जिसमें से 0.5% इस साइड पर आ जाएगा और 0.5% एरिया इधर आ जाएगा। तो ये था जी डिस्ट्रीब्यूशन और जी वैल्यू का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको जी वैल्यू की कैलकुलेशन, जी वैल्यू का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर नहीं हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप देख सकें और अपना नॉलेज लेवल इंक्रीज़ कर सकें। थैंक यू।